हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीनभ से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड में फिर कोच के नए जाने के साथ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो मैं पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, और जो है कि मैंने पहले से ही 9 और 11 का जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है एटम वाला, उसको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो ये 9th का टॉपिक नहीं है। अगर 9th का कोई बच्चा देख रहा है तो उसे प्लीज़ ये अपने सिलेबस का पार्ट मान के ना देखे। हाँ, क्यूरियस है, उत्सुक है तो उसे देख सकता है, लेकिन 11 वाले कोच के देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो भैया ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। देखिए सिंपल सी बात बताते हैं, जैसे प्रैक्टिकल किया गया वैसा देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एक छोटा सा ग्लास में हम लोग हाइड्रोजन गैस को भून लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर कई प्रकार के रेज को मारते हैं, किरणों को मारते हैं, और इसके यहाँ पे रख देते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर की फोटो उतरेगी, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट आप लोग जानते हो, जब फोटो खींचने में जो रील लगी होती है वैसा, ठीक है, जिसपे एक्सरे वगैरह छपता है वो होती है फोटोग्राफिक प्लेट। उसको रख देते हैं। अब इसमें से जैसे ही हम लोग कई सारे रेस को मारेंगे, रेस को मारने से होगा क्या, इसमें ये रेस जाने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तेजित होना चालू होंगे, एक्साइटेड होना चालू होंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, ऊर्जा स्तर पे पहुंचेंगे, जिससे ये अलग अलग वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के अपनी तरंगे छोड़ेंगे, वेव्स छोड़ेंगे, जिससे कि हमें वो रंग दिखेगा। हो सकता है ना भी दिखे। और यहाँ पे एक प्रिज्म भी रख देते हैं ताकि ये लड़ने के बाद जो है अलग अलग कलर में दिखे, और हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आराम से रंग का पता चले। तो बस यही होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें कि अलग अलग रंगों की हम लोग चर्चाएं करते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस पे हम लोग अलग अलग रंग मारते हैं तो हमें कौन कौन सा रंग दिखाई पड़ता है, कौन सा नहीं दिखाई पड़ता है। और उसको अलग अलग एनर्जी से हम लोग जब उसको वो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है। अब चलिए इसको समझते हैं कैसे ये होगा। देखिए, और ये देखिए हाइड्रोजन पे ही इसको आप लोग को लगाना है। आप लोग के सिलेबस में से हाइड्रोजन पे ही लगाने को दिया गया है। या तो आप हाइड्रोजन पे लगा सकते हैं, या तो हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले तत्वों पर लगा सकते हैं, एलिमेंट्स पर। कैसे, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन और किससे बना सकते हैं, आप लिथियम में भी बना सकते हैं। कैसे, लिथियम में नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आप इसे एक बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। जैसे 2 प्लस लगा जाता है। अगर आप लिथियम पे 2 प्लस लगा देंगे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। प्लस लगा मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, खत्म। अच्छा, सोडियम को आप बना सकते हैं हाइड्रोजन के बराबर, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं भैया। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 प्लस लगा दीजिए, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको भी आप हाइड्रोजन जैसे बना दीजिए। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग घमंडी जैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लगा सकते हैं, सब लू लें। बताइए, अब बात करते हैं अपना मेन टॉपिक, ठीक है। तो देखिए जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें कई सारी लाइन्स दिखी। अब ये देखिए ऐसे कई सारी लाइन्स बनी हुई जी, ठीक है। ये लाइन्स जो है पहले छोटी थी, फिर ऊपर जाते जाते ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, ऐसे ऐसे, ठीक है। अनंत तक ये लाइन जाती है, अनंत तक। तो अब देखिए, अब इसको अलग अलग नाम दिया गया। इसे बोला गया ये क्या है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन के गैस की, ठीक है। जिसे नाम दिया गया n बराबर 1, ये सबसे नीचे वाला 1। उसके बाद n बराबर 2, फिर n बराबर 3, फिर n बराबर 4, फिर n बराबर 5, फिर n बराबर 6, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक ले गया गया, n बराबर इन्फिनाइट तक, अनंत तक ले गया गया। और इन सभी का एक नाम दिया गया, ठीक है। कि जो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, अलग अलग ऊर्जा स्तर है, इन सबका नाम भी तो कुछ होना चाहिए ताकि ये सुनने में अच्छा लगे। भैया स्टूडेंट को जब पूछना है, ठीक है, जब नंबर वन पाएंगे लोग तो कैसे पाएंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे तब, ठीक है। तो आइए देखिए क्या परेशान किए। तो n बराबर 1 वाली जो एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा स्तर है, इसका नाम साइंटिस्टों ने दिया लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी, ठीक है। लाइमन तो भैया नाम ही है साइंटिस्ट। तो लाइमन सीरीज, इसका नाम दिया गया लाइमन सीरीज, किसको, n बराबर 1 को। अब देखिए ऐसे करते कर आपको 6 तक याद करना है, 6 तक आपको याद करना है, उसके बाद उसके बाहर नहीं याद करना है। 6 तक आपको मुंह पे याद होना चाहिए कौन 1 है कौन 2 है, ठीक है। तो पहली वाली सीरीज को जो हम लोग बोलते हैं, पहली वाली जो एनर्जी लेवल को, उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। दूसरे वाले को बोलेंगे बामर, बामर सीरीज, ठीक है। तीसरी वाले को बोलेंगे पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। चौथी वाली को हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। पांचवी वाले को बोलेंगे फुंड, PFUND, फुंड सीरीज, ठीक है। और छठी वाली को हम लोग बोलेंगे हमफ्रे सीरीज, हमफ्रे, ठीक है, हमफ्रे सीरीज। इसका स्पेलिंग आप लोग देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं साफ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना दूर से दिखेगा नहीं। तो स्क्रीन पे यहाँ चल रहा होगा तो आप लोग उसे नोट कर लीजिए। कौन कौन सी, n बराबर 1 लाइमन सीरीज, उसके बाद बामर, उसके बाद पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फुंड, उसके बाद हमफ्रे, और ये ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक जाए, ठीक है। तो ये बनते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब बस इसी में देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, क्योंकि भैया किसी में अगर रंग, जैसे देखिए आपको ये मेरा पीला कलर दिख रहा है शर्ट का, ये क्यों दिख रहा है,
क्योंकि इसके जो एटम्स है, इसके जो परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर उस पीले रंग के तरंग दैर्ध्य को क्या कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, वेवलेंथ को बाहर छोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पीला रंग और वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वो रंग दिखता है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे n बराबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इसको एनर्जी देंगे, लिख 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 चुप, तो यहाँ पे जैसे ही ये एनर्जी लेगा, अगर इसके बराबर एनर्जी जहाँ इसको जाना है, मान लीजिए इसको यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है, n बराबर 3 में जाना है या n बराबर 4 में जाना है, तो जिस हिसाब से इसको एनर्जी लेवल में जिसमें जाना है उस प्रकार की उसको एनर्जी मिलेगी तभी वो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो मान लीजिए आपने इसको इतनी एनर्जी दी कि n बराबर 3 में पहुंच जाए, तो जैसे ही ये n बराबर 3 में कूदा, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और जैसे ही वो वहाँ से फिर से अपनी एनर्जी भैया लॉस करेगा, अब भैया किसी को एनर्जी मिली है बोले कि वहीं पे रहेगा, थोड़ी एनर्जी लॉस करेगा वहाँ, तो इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी लॉस करके फिर से अपनी जब एनर्जी लेवल में वापस आएगा, तो वहाँ से एक सिंपल सा वेवलेंथ बाहर की ओर छोड़ देगा, लैम्डा, जो कि हमें दिखेगा। ठीक है, बस यही याद करना है इसमें। अब इसके अलग अलग इक्वेशन है, फॉर्मूले हैं, उस पर बस क्वेश्चन लगाने हैं धड़ाधड़, उसके बाद काम होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल तो वैसे हलवा की तरह खिलेगा चट्टे चट्टे करके। ठीक है, तो यही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब एक सवाल ये भी आता है कि बताइए सर, ये जो एनर्जी लेवल्स बनाए हैं इसमें से कौन सा हमें वेवलेंथ दिख सकेगा, कौन सा तरंगदैर्घ्य दिखेगा। तो सिंपल सा देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, बामन सीरीज वाली जो होती है, बामन सीरीज वाली जो एनर्जी लेवल होती है, अगर कोई वेवलेंथ उसमें गिरी तभी हमको दिखेगी, बाकी किसी में नहीं दिखेगी। ठीक है, बाकी किसी में नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोग देख किस हो सकते हैं, हम लोग केवल विजिबल देख सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली विब्योर बोलते हैं। आपको पता होगा वेब, होता है वेब योर, ये बैनी आह पिलाना, बहनी कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में, बैनी आह पिलाना बोलते हैं, पिलाना। ठीक है, ऐसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर को ही हम देख सकते हैं, इनके पीछे नहीं देख सकते, इनके आगे नहीं सकते, ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, बस इन्हीं 7 के कलर को देख सकते हैं नॉर्मली, या मिला के देख सकते हैं, ये आगे पीछे नहीं देख सकते हम लोग। अल्ट्रा वायलेट नहीं देख सकते हम लोग, यूवी रेज नहीं देख सकते। तो ये जो बामन सीरीज है वो यही में गिरती है, विब्योर में, इस कारण हमको ये आसानी से दिख जाती है, लेकिन बाकी सब नहीं दिखती। तो बाकी सब देखने के लिए भैया क्या करते हैं ये लोग, अलग अलग मशीनें आती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा वगैरह करके वो साइंटिस्टों के पास होती है, इससे वो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग को उसको नहीं जानते। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सी ऐसी एनर्जी लेवल है जिसमें हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रम को, ये वेवलेंथ को, जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो बामन सीरीज, अगर इसमें गिरी तो देखेंगे, नहीं गिरी तो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो खत्म हो गई बात। अच्छा, अब बात आती है सर स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रल लाइन की भी बात कर लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्पेक्ट्रम रेखाएं, गोंच की स्थिति। देखिए कुछ है नहीं, अब मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ गया, n बराबर 5 में आ गया, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि वो 5 के बराबर ही वहाँ पहुँच गया। ठीक है, वहाँ पे आगे पहुँच गया। अब जैसे वो एनर्जी वहाँ से लॉस करेगा, वापस से अपने ऑर्बिट में आएगा, अपने एनर्जी लेवल में, सॉरी हाँ ठीक है, वापस अपने एनर्जी लेवल में आएगा। तो जैसे ही वो एनर्जी लेवल में वापस आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में हो सकता है कि वो डायरेक्ट है, हो सकता है कि वो डायरेक्ट है, इतना एनर्जी चुगा लिया अपने कि डायरेक्ट आ जाए, ले कूद जाए, हम अपने लोग जल्दी से जाए, जल्दी भाग के जाए, जल्दी से आ जाए। या फिर हो सकता है वो पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, 4 बार आए। ठीक है, ऐसे 4 बार आए। या फिर हो सकता है पहले 2 डाके, फिर 1 डाके, फिर 1 डाके, ऐसे ऐसे करके आ सकता है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग पता थोड़े कर सकते हैं कैसे आएगा, उसकी मर्जी का मालिक है वो। तो या तो डायरेक्ट है, या फिर 1 लांग के आए, या फिर 2 डांग के आए, फिर 3 लांगे, 1 लांगे, पहले 1 लांगे फिर 3 लांगे, कैसो भी लांग के वो आ सकता है। तो ये लांग कर आने की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इस एनर्जी लेवल में, बस यही लाइन जो बनी, इसी को हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखा। अब ये कितनी बार बन सकती है, तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, स्पेक्ट्रल लाइन SL बराबर में होता है n फाइनल माइनस n इनिशियल। ठीक है, फिर ब्रैकेट में n फाइनल माइनस n इनिशियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, एनर्जी लेवल, मैंने आपको पहले ही पता। ठीक है, अब इससे आप लोग कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन की जो रेखाएं हैं उसको निकाल सकते हैं। एंड फाइनल मतलब जहाँ पे वो गया था, माइनस कर दीजिए इनिशियल जहाँ वो आ रहा है, उसके बाद फिर से वही करिए फाइनल माइनस इनिशियल, उसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करके देख लेते हैं एक बार, चलिए इस फॉर्मूले को लगा कर देख लेते हैं कैसे ये स्पेक्ट्रल लाइन आती है कि नहीं। तो मान लीजिए हम मान रहे हैं
और ये नाम आपको याद होना चाहिए, कौन सा ब्रैकेट, कौन सा एनर्जी लेवल के लिए यूनिट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी देखिए, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो पहले n बराबर 1 में था, ठीक है, और वहाँ से वो चला गया n बराबर 3 में, और हमसे पूछा गया बताइए जब वो 3 से 1 में आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, कितनी स्पेक्ट्रल रेखाएं बनेगी, जो खांचा खींची बन रहा था वो कितना बनेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, आंसर लगाइए। कैसे लगाएंगे, एस एल बराबर में कहाँ गया है 3 पर, तो क्या लिखेंगे 3 कहाँ आया है 1 पर, -1 ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट दूसरा खोलेंगे, फिर क्या कहाँ गया 3 -1, और क्या कर देंगे +1 कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है खत्म। अब देखिए +1 -1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से 1 गया कितना बचा, यहाँ पे लिखना है 3 में से 1 गया कितना बचा 2, एकदम ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 करिए कितनी है 3 है। ठीक है, यानी कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। ये इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा ये। देखिए मान लेते हैं कि n बराबर 1, ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दिखाना। तो देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये तो डायरेक्ट यहीं पे आ सकता है, तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन, और या तो पहले यहाँ आए फिर उसके बाद यहाँ आए, ये भी हो सकता है। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन ये बनी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी ये वाली बनी, ये वाली पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से, तो एक ये और एक ये, यानी 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। अब देखिए और इसमें बन ही नहीं सकता। अब आप जो भी बनाएंगे वो सेम रिपीट हो जाएगा। तो देखिए नई नई स्पेक्ट्रल लाइन बन के, यानी हमारा जो आंसर वो एकदम करेक्ट है और ये फॉर्मूला भी एकदम सही। ठीक है, आप लोग इसको निकाल सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब इसमें बात आती है सर, इसमें ये अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ छोड़ रहा है, लैम्डा जो छोड़ रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उसका डेरिवेशन भी अपना है, सिद्ध करना, उसको हम लोग पंचायत नहीं करना, उसकी सिलेबस में है नहीं, ऐसे फालतू उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई काम का नहीं। फॉर्मूला आप लगाएंगे, तुरंत क्वेश्चन बनाना है आपको, फालतू दिमाग लगाएंगे जोड़ देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप लगाइए, उसी में जीवित रहिए, क्या दिक्कत है भैया। फॉर्मूला से आपका 99% काम हो जा रहा है, तो 1% के लिए क्यों जाएंगे डेरिवेशन करने। चाहिए तो कर सकते हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत लोग बनाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर बात करते हैं लैम्डा की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा कैसे निकलेगा, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला आप रख लीजिए दिमाग में, 1/λ बराबर में R/Z² ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, खत्म खत्म, आधा हिल गए। ठीक है, आधा हिल गए। 1/λ बराबर में R/Z² ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। N1 N2 क्या है, N1 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आया है, और N2 क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गया है, फाइनल वाला पोजीशन। अब कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं देखकर क्वेश्चन में कि सर N1 क्या रखें, N2 क्या रखें। तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो वैल्यू है 1/λ की कभी नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती, यानी आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। लैम्डा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर ये जेड क्या है। लैम्डा तो पता ही है, तरंगदैर्ध्य है। जेड क्या है, परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का, जिस एटम की आप बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। लिथियम, लिथियम को कैसे देगा आपको एग्जाम में लिख के, कैसे देगा Li++ लिख के देगा। तो ये नहीं कि हाइड्रोजन जैसा बना दी तो इसका एटॉमिक नंबर वो 1 चुसवा दे, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। इसका एटॉमिक नंबर जो है उसको रखिए, इलेक्ट्रॉन में एक है, एटॉमिक नंबर थोड़े चेंज हो। ठीक है, तो इसका जेड क्या हो जाएगा, 3 होगा लिथियम का। और आर क्या भैया, इसे हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग स्थिरांक, रेडबर्ग स्थिरांक बोलते हैं इसे। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोग को एक पकड़ लेनी है और इस हिसाब से आपको अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। एक वैल्यू इसका फिक्स होता है 1.09 इंटू में 10⁷ मीटर, तो उसको आप लोग अप्रॉक्स करके 1.1 कर लीजिए। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये कट ही जाता है या फिर दिया होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा रख लीजिए, नहीं तो याद कीजिए। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इंटू में 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू, मीटर इनवर्स। आप लोग को ये पकड़ लेना और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मीटर। अब देखिए बड़ी बात ये है कि अगर रेडबर्ग कांस्टेंट को आपने मीटर में लिया तो लैम्डा किस में आएगा, जाहिर सी बात है मीटर में ही आएगा। अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दिए तो सेंटीमीटर में जब चेंज किए तो लैम्डा किस में आएगा, वो भी सेंटीमीटर में आएगा। यानी कि लैम्डा और एस आर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट, लैम्डा जो है वो आर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट। मीटर इनवर्स होगा ना, हाँ सर, मीटर है या मीटर इनवर्स है आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसके यूनिट से कोई मतलब नहीं है। हम बस ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि मीटर में है तो मीटर में ही आएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये फंसाएगा, हो सकता है आपको रेडबर्ग कांस्टेंट एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो ये नहीं कि लैम्डा मीटर में ऑप्शन देखे चक्के से न मार दे लैम्डा मीटर में आ गया ना, पहले उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा।
ठीक है, पहले उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद लैम्डा को लाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आपको याद करनी। ठीक है, अब आइए इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। इस बार नीट 2023 में फिजिक्स में इसका क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अगर आप लोग 12 का फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो लास्ट में एटम और न्यूक्लियाई अलग अलग चैप्टर है फिजिक्स में 12 में, उसमें भी यही सब चीज़ें वापस आप लोग पढ़ेंगे जो 11th की केमिस्ट्री में आप लोग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी से ही मेहनत कर लीजिए ताकि बाद में आसान रहे। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट जो है 2023 यानी इसी साल आया था। क्या बोल रहा था, देखिए नीट का क्वेश्चन आपको इस पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें लिखा होगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी बामर सीरीज की जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो लैम्डा है। तो ब्रैकेट सीरीज की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है? बात है, देखिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ = वही वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे कैसे लगाएंगे, एक काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। देखिए जब कोई भी दो चीज़ के बारे में आपस में पूछा और उसमें एक रिलेशन सेम है तो हम आराम से रेशियो ले सकते हैं। रेशियो लेने से होगा क्या, अनुपात लेने से होगा क्या, एक क्वांटिटी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने रेशियो लिया λh/में λl और ये बराबर है 2 के, और जिसमें से मुझे λl की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में मान लीजिए 2, तो क्या मैं इस डिवाइड को उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। रेशियो लेने से हुआ क्या, इसको मैं उधर ले जाके अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, तो λh मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रेशियो लेके इसको कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन है इस पर, तो उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाएंगे तो उसको जो है उसी में पूरा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। आज एक ही क्वेश्चन रखते हैं और एक स्पेक्ट्रम लाइन बना, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, कई लोग इसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको आपको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है ये वाला प्लांक का नियम। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट वाला जो एनर्जी रिलेशन है उसको याद होना चाहिए। थोड़ा सा आगे कर लें इसको, ठीक है। तो ये वाला आपको रिलेशन याद होना चाहिए। क्या होता है, E=mc/λ, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू आपने सुन रखा होगा। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अब देखिए इससे हमें पता क्या चल रहा है कि एनर्जी लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, आइए तो जरा सॉल्व करते हैं। कहाँ से कहाँ तक की बात किया है, बामर सीरीज से ब्रैकेट का पूछा है ना, तो आइए निकाल लेते हैं। बामर सीरीज यानी इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा, 2। भैया बामर है 2 को ही कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट की बात क्या, यानी इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया लाइमन बामर पाशन ये सब, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये यानी हमें n1 दे दिया, ठीक है, हमें n1 इसने दे दिया है, ठीक है, और हमें n2 निकालना पड़ेगा और उसके बाद लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो n बराबर इसने दिया किसके लिए, 4, n बराबर 4 किसके लिए दिया, ब्रैकेट के लिए, और n बराबर 2 किसके लिए दिया, बामर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में ही इसने बोल दिया। अच्छा अब इसने क्या बोला कि n बराबर 2 यानी बामर के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये बात पकड़ने वाली, बामर के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लैम्डा है। कई लोग इसको लैम्डा लिख के चले आएंगे और उनका हो जाएगा कांड। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, आपको एनर्जी से चेक करना है। जब भी आपको ऐसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऐसा मिल जाए तो आपको एनर्जी से चेक करना है। चलिए तो आइए चेक करते हैं। क्या बोला उसने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला ना, यानी कम वेवलेंथ बोला ना, तो आप जरा इसकी एनर्जी चेक करिए। एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी, जरा चेक करिए। देखिए यहाँ चेक करिए, इसने बोला कि लैम्डा क्या है, कम है, शॉर्ट है, तो भैया इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, इनवर्सली है। जब ये घटा तो ये बढ़ेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बामर सीरीजवा में इलेक्ट्रॉनवा है जो कूदा है छटक के बहुत छैयत वाला, ये कहाँ से आया होगा, हाई एनर्जी जहाँ पे होगी। और हाई एनर्जी कहाँ होती है, मैंने बताया था ये कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता आता है यहाँ पर और ये अंदर अनंत तक जाता है। यानी जो हाई एनर्जी है वो अनंत से आई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब भी आपको ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर दे तो आपको एनर्जी चेक करना है, इससे आंसर फट से आएगा। ठीक है, यही इसका करने की विधि, आराम से कर सकते हैं। देखिए तो इसने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये रिलेशन आप लोग को पता ही है कि एनर्जी इनवर्सली है किसकी, लैम्डा। जब लैम्डा शॉर्ट हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लेवल में हाई एनर्जी कहाँ होती है, इन्फानाइट पर होती है, और सबसे कम कहाँ होती है, 1 पर। जाहिर सी बात है भैया ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ से आया होगा, इन्फानाइट से। यानी अगर हम बामर सीरीज के लिए बात करें तो इसके लिए n1 का मान क्या हो जाएगा, 2, और n2 क्या हो जाएगा इसके लिए, इन्फानाइट। ठीक है, ये बामर की बात हुई। अभी मैं बामर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बामर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट की बात करते हैं। देखिए ब्रैकेट में भी सेम चीज़ दिया है, ब्रैकेट में भी सेम चीज़ दिया है। भैया इसकी भी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ही पूछ रहा है, न्यूनतम ही पूछ रहा है क्या होगी। तो भैया जब n बराबर 4 हुआ तो इसकी भी
जो हाईएस्ट एनर्जी वाली वो होगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा जिसके पास हाई एनर्जी होगा वो कहाँ से आएगा, वो इन्फिनाइट से ही आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे इसका लैम्डा देखिए, ये n बराबर 4 है ना, इसकी भी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछा है ना, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो इसकी एनर्जी पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, यानी वो फाइनली कहाँ होगा, फाइनली मतलब वो कूद के कहाँ चला गया, इन्फिनाइट पे चला गया, तब भी ना उसकी वेवलेंथ कम होगी। ये रेशियो ठीक है, यानी हमको इस दोनों का मान मिला हुआ है। अब हम आराम से रेशियो लेके निकाल सकते हैं, कर लेते हैं रेशियो लेके, एक बार लैम्डा लेंगे इसके लिए और एक बार लैम्डा लेंगे उसके लिए, या फिर एक के लिए सॉल्व करते हैं दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले 1 बाई क्या लिखते हैं, 1 बाई लैम्डा वामर डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा ब्रैकेट, ये वामर के लिए ऊपर है और ये ब्रैकेट के लिए, ठीक है। हमें ब्रैकेट का निकालना है, तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा, तो ये वामर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, तो वामर के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर जेड स्क्वायर, ठीक है भैया, हाइड्रोजन के लिए जेड का क्या मान हो जाएगा 1, 1 बाई N1 का स्क्वायर, 52 के लिए N1 कितना है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 बाई इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट से आया है ना एनर्जी, इसको चेक करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई में इसके लिए लिखेंगे ब्रैकेट के लिए, तो इसका भी हो जाएगा आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाई कहाँ है ब्रैकेट का इनिशियल कहाँ होता है, N1 क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बाई इन्फानाइट, इसके लिए भी हो जाएगा। अब देखिए इन्फानाइट वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1 बाई लेमडा ऑफ बामर डिवाइडेड बाई में 1 बाई लेमडा ऑफ ब्रैकेट, ये दोनों बचेगा, और यहाँ से बचेगा 1/4 और 1/16, 1/4 बटे में 1/16। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, इसका पूरा इसमें हो जाएगा, इसका पूरा इसमें, इसका पूरा इसमें, इसका पूरा इसमें, ऊपर कर लेंगे तो लेमडा ऑफ ब्रैकेट डिवाइडेड बाई में लेमडा ऑफ बामर इसका 2 में ये क्या हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई में 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका पूरा इसमें, इसका पूरा ये, अब इसको काट सकते हैं, 4 चौक 16, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मैंने रेशियो जैसे लिया था वैसे आंसर आने वाला है। हमें ब्रैकेट का निकालना है, बामर का शायद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना लेमडा, तो हम इसकी जगह पे जो लेमडा और बामर मैंने लिखा है इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, केवल लेमडा, या इसकी वैल्यू तो लेमडा ही दी है ना, तो लेमडा मैंने रख दिया। अब इस लेमडा को इधर जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लेमडा ऑफ ब्रैकेट मेरा निकल आएगा कितना 4 लेमडा, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हो सकता है आपको ये कठिन लगा हो, लेकिन कठिन नहीं है, एक बार अच्छे से देखेंगे तो हो जाएगा। बस आपको ये वाला, अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में कंफ्यूज कर रहा है तो आपको ये रिलेशन याद करना है। अगर बोला न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यानी उसकी एनर्जी हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया होगा, अनंत से, और अगर बोलता अधिकतम तरंग दैर्ध्य यानी मैक्सिमम वेवलेंथ यानी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, सबसे कम, यानी वो 1/1 में होगा। तो ऐसे करके आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन बस इतना ही है आज के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा क्वेश्चन और होगा तो उसकी प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो बना के उसमें डालो। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुनिए सदा करें, टेक केयर।